हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं अपना अपना नया टॉपिक। और नए टॉपिक में जाने से पहले ये आपके सामने मैप है। ये मैप है आपका कश्मीर घाटी का। ठीक है, कश्मीर जिसे पूरा नाम जम्मू और कश्मीर है। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के कई भाग हो चुके हैं, जिसमें से कुछ भाग जो ये पीले कलर का है वो पाकिस्तान के पास है, और ये भाग जो कि हल्के से रंग का है ये चीन के पास है। अक्साई चीन और ट्रांस काराकोरम जो एरिया है वो। बाकी ये जो पिंक कलर का भाग है ये वर्तमान में भारत के अधीन है। तो देखते हैं इतिहास में कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किस तरीके से हुआ और क्या क्या परेशानियां आई। तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। इतिहास पे नज़र डालें तो जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 1941 के टाइम पे लगभग कितनी थी? 40 लाख। तो काफ़ी आबादी के हिसाब से एक बहुत बड़ा राज्य था ये, जिसमें से 77% थे मुसलमान और 20% हिंदू। इसके अलावा वहाँ पे सिख और बौद्ध लोग भी काफ़ी मात्रा में रहते थे। अब क्या हुआ कि 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हैं, जिनका नाम है महाराजा हरि सिंह, ठीक है, उस समय तक कश्मीर पे उनका पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की तरफ से या यूं कहें कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित कुछ कबाइलियों ने, ठीक है, कुछ कबाइली कबाइली जो थे या जिन्हें हम कहते हैं ट्राइबल्स ने क्या किया? कश्मीर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। इधर की तरफ ही आने लगे इधर से। और ये आए थे तो इन्होंने कश्मीर को अटैक करना शुरू कर दिया। और ये बात सिद्ध पहले भी हो चुकी थी कि ये जो अटैक करने वाले लोग थे ये कोई बाहर के नहीं थे। ये लोग पाकिस्तानी सेना के द्वारा ही, और पाकिस्तानी सेना के लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक है, और उन्होंने कश्मीर को इसलिए अटैक किया क्योंकि वो चाहते थे कि वो किसी तरीके से कश्मीर को अपने पाकिस्तान में मिला लें। क्योंकि तब तक 15 अगस्त 1947 तक महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत के संग में विलय नहीं किया था। तो ये एक बहुत समझने वाली बात है। अब क्या हुआ? अगस्त के बाद अक्टूबर में महाराजा ने भारत सरकार को जम्मू कश्मीर की गंभीर स्थिति से अवगत कराया, क्योंकि कबाइलियों ने इतना ज़्यादा अंदर तक वो आ चुके थे कि महाराजा को अपनी गद्दी बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ने भारत सरकार को अपनी स्थिति से अवगत कराया, उन्हें बुलाया। वीपी मेनन उस समय कश्मीर मामलों के ये बहुत बड़े जानकार थे और सरकार में भी थे। तो इन्होंने क्या किया? 26 अक्टूबर को ही ये महाराजा से औपचारिक रूप से उन्होंने भेंट की और अपनी रियासत को उन्होंने कहा कि भारत में विलय कर लीजिए। 27 अक्टूबर की सुबह जैसे ही उन्होंने घोषणा की यहाँ से कि हमने विलय कर लिया है, 27 अक्टूबर को भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पहुंच गई। और जम्मू कश्मीर का जो एयरपोर्ट था, अगर माँ कहते हैं कि एक भी घंटा और लेट हो जाता तो वो एयरपोर्ट कबाइलियों के हाथ में या पाकिस्तानी सेना के हाथ में आ जाता, और जिसकी वजह से भारत की सेना कभी भी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो सेना वायु सेना थी, वो कभी भी जम्मू कश्मीर नहीं पहुंच पाती। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति रही उसके बाद। तो जैसे ही पाकिस्तानी सेना के या पाकिस्तान के समर्थन वाले कबाइलियों को ये पता चला कि भारतीय सेना कश्मीर पहुंच रही है या पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है, वो वापस भाग खड़े हुए। लेकिन वो वापस ज़्यादा दूर नहीं गए। उन्होंने उन एरियाज़ को फिर भी नहीं छोड़ा जो उनके कैप्चर में आ चुके थे। ठीक है, जहाँ वो कैप्चर नहीं कर पाए उन एरियाज से वो भाग खड़े हुए, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के या कश्मीर घाटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया।
जिसका नाम बाद में हम उसे कहते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तानी उसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर, इस हिस्से को। तो इस तरीके से वो रहा। ये वैसे गिलगित बाल्टिस्तान है। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, है ना, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि हम पाकिस्तान की तरह कश्मीर के ऊपर कब्जा नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, कश्मीर से ही एक व्यक्ति जो कि उस समय कश्मीर में लोकतंत्र की बात कर रहे थे या लोकतंत्र का झंडा लिए खड़े थे और राजा के विरोध में थे, जो जैसा कि पूरे भारत में ही चल रहा था। तो हमने उसका समर्थन करते हुए, भारत ने उसका समर्थन करते हुए एक अंतरिम प्रशासन का गठन किया, अंतरिम प्रशासन का गठन किया और शेख अब्दुल्ला को उसका मुखिया बना दिया। इससे दुनिया में मैसेज गया कि भारत पाकिस्तान की तरह जबरदस्ती से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से कश्मीर का भारत में विलय करवाया गया है। ठीक है। इसी मुद्दे को लेकर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि 1945 में जिसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर, और इसका काम था कि कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड वार थर्ड नहीं चाहिए। तो इसको रोकने का जिम्मा जिसका था वो संयुक्त राष्ट्र संघ था। अब पाकिस्तान को समर्थन अमेरिका खुले तौर पे कर ही रहा था। भारत का मित्र सोवियत संघ था ही, लेकिन हम चाहते नहीं थे कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बहुत ज़्यादा, या अंतर्राष्ट्रीय जो उस समय की परिस्थितियां थी, जो शीत युद्ध का दौर था, कि हम भी उसका एक हिस्सा बने। तो इसलिए हमने क्या किया, ठीक है, सुरक्षा परिषद में हमने 13 अगस्त 1948 को ये प्रस्ताव दिया कि युद्ध विराम का समझौता हो जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद ने भी यही सुझाव दिया भारत और उसके लिए। और 11 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत ने लड़ाई बंद पर सहमत हो गए। तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत के साथ पाकिस्तान ने जो लड़ाई छेड़ रखी थी उसको रोकना पड़ा। लेकिन भारत की गलती या भारत की कमजोरी ये रही कि पाकिस्तान ने जो हिस्सा कब्जा लिया था उसको भारत कभी भी आज तक भी छुड़ाने में नाकामयाब रहा। तो आगे देखते हैं हमने किस तरीके से जम्मू कश्मीर का संविधान का गठन किया और किस तरीके से उसमें क्या क्या उसमें आगे भाग रहे। अब आते हैं, देखिए वर्तमान दृष्टि से अगर हम देखें तो अब हमारे पास सिर्फ यही कश्मीर बचा हुआ है। ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये हमारा लद्दाख। ठीक है। तो इतना ही एरिया जो ये ग्रीन कलर में है ये ही हमारे पास है। अब हमारे पास ना तो ये एरिया है ना ये है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। जम्मू व कश्मीर में संविधान सभा। देखिए संविधान सभा का गठन करना बहुत जरूरी था क्योंकि हमने विश्व में ये मैसेज देना था कि हमने जम्मू कश्मीर के ऊपर जोर जबरदस्ती से कब्जा नहीं किया है। वहां पे खुद की उनकी संविधान सभा है और ये मौका उस समय का था जब हमारे तरफ दो महाशक्तियां बहुत पैनी नज़र से अपनी नज़र गड़ाए हुए थे और एक भी गलती अगर होती तो विदेश मामलों में हमारी बहुत बड़ी हार हो जाती। तो हम जम्मू कश्मीर को खोना भी नहीं चाहते थे, जम्मू कश्मीर के खिलाफ कोई बाहर से मामला हो ये भी नहीं चाहते थे। तो इसलिए हमने जम्मू कश्मीर में एक संविधान सभा का गठन किया। अब उस संविधान सभा में देखिए 1951 में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 1951 में संविधान सभा की बैठक हुई। ठीक है, ताकि उसके लिए संविधान बनाया जा सके। हालांकि ये विशेष जो दर्जा है राज्य का, ये इस सिर्फ कश्मीर के लिए था कि जहां पे उनसे एक अलग संविधान बनाने की छूट दी गई। ठीक है। अब संविधान बनाना कोई आसान बात नहीं। 1954 तक संविधान सभा ने कश्मीर में भारत के विलय को स्वीकार पर अपनी मोहर लगा दी। संविधान सभा ने कह दिया कि हाँ ठीक है, कश्मीर जो है अब वो भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है। कश्मीर का संविधान कब बन के तैयार हुआ? 17 नवंबर 1956 को। ठीक है।
और यह घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर के अभिन्न अंग है तथा रहेगा, भारत का अभिन्न अंग है तथा रहेगा। तो अब पाकिस्तान को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां का संविधान बनाया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम भारत के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय कि पाकिस्तान के साथ या फिर आज़ाद। और उन्होंने अपनी आज़ादी को इस तरीके से भारत के साथ विलय को स्वीकार किया। और इसी तरीके से 26 जनवरी 1957 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो जैसे ही संविधान सभा का काम होता है संविधान बनाना, देश के लिए कानून बनाना, व्यवस्था, है ना। और क्योंकि भारतीय संविधान ने जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया था, जो कि अनुच्छेद 370 के तहत था। उस अनुच्छेद 370 में के तहत ही उसे अपना संविधान बनाने की आज़ादी थी। तो जब से वो संविधान सभा ने वो अपना संविधान बना के खत्म किया तो संविधान सभा भंग कर दी गई। तो यहाँ पे ये हमारा पाठ खत्म होता है, या ये टॉपिक हमारा इस पाठ से खत्म होता है। आगे हम और भी देखेंगे इसमें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।